नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उत्तराखंड राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश के कई जिलों में हो रही भारी बारिश की स्थिति की जानकारी प्राप्त की। साथ ही उत्तरकाशी में बादल फटने की घटना के बाद चल रहे राहत और बचाव कार्य की समीक्षा भी की गई। सीएम धामी ने संबंधित अधिकारियों को बंद सड़कों को शीघ्रता से खोलने के निर्देश दिए। साथ ही जिला प्रशासन को सतर्क रहने और आम जन को समय पर जानकारी देने के भी निर्देश दिए। वहीं बैठक के बाद सीएम धामी ने बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर भूस्खलन की घटना को लेकर कहा कि वहां काम करने वाले 29 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए हैं। वहां पर बचाव दल पहुंचा और 20 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, प्रशासन, आपदा प्रबंधन के लोग सभी मिलकर लगातार बचाव कार्य में लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। कालीगढ़ के पास एक बड़ा लैंडस्लाइड हुआ और उसमें 29 लोग उसकी चपेट में आ गए थे जो वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ पर बचाव दल पहुँचा और 20 लोगों को तत्काल ही वहाँ सुरक्षित निकाल लिया गया है। 2 लोगों की वहाँ पर बॉडी भी रिकवर हुई है। बचाव के काम चल रहे हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग के लोग, स्थानीय प्रशासन के लोग सब मिलकर लगातार बचाव के कार्य में वहाँ लगे हुए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। उसकी एक समीक्षा आज हम लोगों ने यहाँ से करी है, क्योंकि अगले 2 महीने लगातार अलर्ट में रहने के लिए कहा गया है। जहाँ पर आवश्यकता अनुसार जो भी काम करने की आवश्यकता करें। खराब मौसम को देखते हुए 24 घंटे के लिए अगले 4 धाम यात्रा को रोक दिया है और जैसे ही मौसम ठीक होगा, जो यात्री आए, श्रद्धालु आए, उनको बाहर निकाला जाएगा। सभी की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। उसको ध्यान में रखकर हम काम कर रहे हैं और जो यात्री अभी रुके हुए हैं या खराब मौसम के कारण से अभी गंतव्य की ओर प्रस्थान नहीं कर पा रहे, उनके लिए भोजन इत्यादि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था और अन्य जिनको छोटे बच्चे हैं उनके लिए दूध, दवाई इत्यादि की सभी व्यवस्थाएं करने के लिए कहा है। परीक्षाएं जो यूपीएससी की हो रही थी वो ठीक प्रकार से संचालित हो रही है। प्रशासन के लोगों ने कहीं कहीं पर रुद्रप्रयाग जनपद में, अन्य जनपदों में जहां छात्रों को या परीक्षार्थियों को पहुंचाना था उनको पहुंचाया भी है और खराब मौसम के बावजूद जो परसेंटेज है परीक्षा में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों का, वो गत वर्ष से अच्छा है। कुल मिला के हमारा प्रयास है कि कोई भी जनहानि न हो, किसी प्रकार का नुकसान न हो। पिछले अनुभव जो हैं उसके आधार पर सभी जिलाधिकारी, हमारे आपदा प्रबंधन विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सभी काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जो एक बस दुर्घटना हुई थी उसके लिए भी खोज का काम लगातार, हमारा सर्च अभियान उसमें भी चल रहा है। अभी जहाँ जहाँ हमारे नदी नाले, गधेरे ये अपना रास्ता बदल सकते हैं, जिलाधिकारियों से कहा है कि वहाँ पर सैनिटाइजेशन की आवश्यकता पड़े तो सबकी मदद से सब लोगों को साथ में लेकर कोऑर्डिनेशन करते हुए जो भी प्रबंधन सबसे बढ़िया हो सकता है वो प्रबंधन करेंगे। और अलर्ट इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 71 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 123वें संस्करण को पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय जनता के साथ सुना। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का देशवासियों से आत्मीय संवाद है, जिसके माध्यम से वो समाज के कई क्षेत्रों में हो रहे उल्लेखनीय कार्यों को उजागर करते हैं। ये कार्यक्रम देश को जोड़ने और जागरूकता बढ़ाने का प्रभावशाली मंच बन चुका है। बहुत खुशी है कि विश्व 10 साल पहले हल्द्वानी में 30 जून से 4 जुलाई तक अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा आयोजित होनी है, जिसमें शामिल होने के लिए हवालबाग में भर्ती पूर्व परीक्षण केंद्र से अभ्यर्थी रवाना हुए। ये सभी अभ्यर्थी जिला सैनिक कल्याण और पुनर्वास कार्यालय अल्मोड़ा की ओर से संचालित निःशुल्क परीक्षण योजना के तहत तैयार किए गए हैं। सेवारत, सेवानिवृत्त सैनिकों और वीरांगनाओं के बच्चों को इस योजना के तहत सेना, नेवी,
वायुसेना, अर्धसैनिक और पुलिस बलों में भर्ती के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं रवाना होते समय जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल विजय मनराल ने सभी ट्रेनियों को शुभकामनाएं दी। पहला कोर्स हमने 7 अप्रैल से स्टार्ट किया था, जो एक पायलट योजना के अंतर्गत था। 7 अप्रैल से 1 जून तक इसमें 16 बच्चे थे। ये 16 बच्चे अभी जो 30 जून को भर्ती हो रही है अग्निवीर की, उसमें मोस्ट ऑफ जो बच्चे हैं 14 या 15 बच्चे उसमें ये बैठेंगे, और हो सकता है मैक्सिमम जो बच्चे हैं निकल भी जाएं, क्योंकि हमने उनको उसी हिसाब से ट्रेनिंग भी दी है। तो सेकंड कोर्स है वो 16 जून से स्टार्ट हुआ है अभी, और 10 अगस्त तक चलेगा। उसमें से करीबन उसमें 14 बच्चे हैं। कुछ और आने की उम्मीद है, क्योंकि 30 जून को जो ये एग्ज़ाम है, 30 जून से करीबन 4 जून तक रिटन एग्ज़ाम है, इसमें ये अधिकांश बच्चे गए हैं, और उसके बाद हमको और बच्चे मिलने की उम्मीद है। हरिद्वार में कावड़ मेले से पहले सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। ऐसे में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने साफ कहा है कि मेले में लगने वाली हर दुकान की पहचान होनी चाहिए और बोर्ड पर साफ लिखा होना चाहिए कि दुकान किसकी है। इसके अलावा साक्षी महाराज ने मांसाहारी दुकानों को लेकर भी सरकार को चेताया है। उन्होंने कहा कि कावड़ मार्ग पर किसी भी तरह की मांसाहारी दुकान नहीं लगनी चाहिए। ये यात्रा आस्था का विषय है और श्रद्धालुओं की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मेले में हर स्तर पर पारदर्शिता जरूरी है। मेरा स्टैंड व्यक्तिगत कुछ नहीं है। सनातन परंपरा, संतों का सम्मान करने वाली सरकार प्रदेश और केंद्र में और उत्तराखंड में है, तो हम लोग स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, फूल बरसाएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, चाय नाश्ते की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि सनातन परंपरा विश्व की सबसे बड़ी परंपरा है और सारे विश्व का एक ही धर्म है जिसका नाम है सत्य सनातन वैदिक हिंदू धर्म। और जितने मजहब हैं, पंथ हैं, बड़ा कष्ट होता है जब लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। मेरी दृष्टि में धर्मनिरपेक्ष कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, पंथ निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जा सकता है, हो सकते हैं, लेकिन धर्मनिरपेक्ष नहीं। जहां तक आपने दुकानों का प्रश्न किया, तो छद्मवेश में भी कोई आए निंदनीय है। हमारे इतना बड़ा विद्वान पंडित, चारों वेदों का ज्ञाता रावण भी जब छद्मवेश धारण करके सीता जी का हरण करने के लिए आया, तो गोस्वामी जी को लिखना ही पड़ा कि इत उत चितई चला भड़ियाई सो नसी स्वान की नाई। उसे कुत्ते की उपाधि दे दी। तो जो कोई भी कहीं भी छद्मवेश धारण करता है वो ठीक नहीं है। तो यही हमारे योगी जी ने कहा है कि जो दुकानें लगाई जाए वो खुले नाम से लगाई जाए, उसमें कुछ छुपके करने का छद्मवेश धारण न किया जाए। और उसकी हमारी सरकार कम से कम उत्तर प्रदेश इस बात की चिंता करेगी कि छद्मवेश से किसी का दीन ईमान खराब न किया जा सके। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के 12 साल बाद भी सैकड़ों डीएनए सैंपल किसी नाम, किसी रिश्ते और किसी परिवार की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। 2013 की तबाही के बाद सरकार ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों से 735 शवों के डीएनए सैंपल लिए। उन्हें हैदराबाद के फॉरेंसिक लैब भेज दिया गया था। वहीं दूसरी ओर देश भर से उन परिवारों का डीएनए सैंपल लिया गया जिनके अपने त्रासदी में गुमशुदा हो गए थे। जो लगभग 700 से अधिक परिजनों के डीएनए सैंपल जमा कराए गए ताकि अपनों की पहचान हो सके। लेकिन विज्ञान और भावनाओं की इस लंबी कड़ी में आज तक सिर्फ 33 डीएनए सैंपल ही मैच हो सके हैं। 700 से ज्यादा डीएनए आज भी अनजान हैं। भले ही शवों के डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए हों, लेकिन उत्तराखंड पुलिस ने आपदा के दौरान मरने वालों के परिवार वालों को डेथ सर्टिफिकेट दे चुकी है। देखिए, 2013 में जो सैंपल्स लिए गए थे डीएनए के सैंपल्स, उसमें जो पूरे का मिलान इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उसमें हम बॉडी जो पार्ट लेके आते हैं, हम लोग बहुत कम ही हम सैंपल लेके आ पाए थे बिकॉज सारी बॉडी उस समय तक नहीं हमें विजिबली मिली थी। बल्कि शुरुआत में 2013 में मिले, 14 में मिले, 15-16 लगातार कुछ सालों में जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला, खुदाई हुई, कुछ बॉडीज मिली, ऐसे हम लोगों ने डीएनए लिया। और उसके बाद जो इच्छुक लोग थे जिनको
मैच कराना था, उनके सैंपल से मैच हुआ, लेकिन पूरे मैच नहीं हो पाए। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यद्यपि डेथ सर्टिफिकेट्स तो उनको मिल गए थे जिनकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी, लेकिन मैचिंग प्रॉपरली सभी की नहीं हो पाई। तो सर इसमें आगे क्या रहेगा? देखिए, चूंकि सैंपल्स तो हमारे पास 700 ही हैं, 700 के लगभग हैं, तो इतने लोग, ये आवश्यक नहीं है कि जो सारे मृत व्यक्ति के घर वाले अपना सैंपल स्वयं से भेजकर मैच कराना चाहते हों। कई बार उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि मैचिंग करा के जाने, और बाकी लीगल प्रोसेस के लिए डेथ सर्टिफिकेट चूंकि उनके पास मिल ही चुका है, तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी तक तो सबका मैच नहीं हुआ है। जॉलीग्रांट मुख्यालय एसडीआरएफ वाहिनी में फिट इंडिया मिशन के तहत जन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता एवं रोगों की शीघ्र पहचान के उद्देश्य से एसडीआरएफ उत्तराखंड पुलिस की ओर से एसडीआरएफ वाहिनी मुख्यालय में 1 दिवसीय निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जन कल्याणकारी शिविर का सफल संचालन कमांडेंट अपर्ण यदुवंशी के नेतृत्व में समाप्त हुआ। शिविर में हिमालयन हॉस्पिटल जॉलीग्रांट से आए विशेष चिकित्सकों ने प्रतिभाग करते हुए चिकित्सा सेवाएं प्रदान की। इसके अतिरिक्त रक्त जांच हेतु बोटियाल पैथोलॉजी लैब से आई टीम द्वारा आवश्यक परीक्षण किए गए। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के फिट इंडिया फिट उत्तराखंड कैंपेन के तहत जो है ये हम आज एसडीआरएफ बटालियन जॉलीग्रांट में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगा रहे हैं। ये हम हिमालयन हॉस्पिटल के जो विशेषज्ञ डॉक्टर हैं उनको यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है, और उनकी जो भी विशेषज्ञ टीमें हैं वो आई हैं यहाँ पे, और हमारे जो एसडीआरएफ के कार्मिक हैं उनके परिवारजन हैं और आसपास के जो बटालियन के आसपास के लोग हैं उन सभी को हमने आमंत्रित किया गया है। और हमारा उद्देश्य ये है कि आजकल आप देख रहे हैं कि छोटी उम्र में ही कई बीमारियां लग जाती हैं, और कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कई बीमारियां हो जाती हैं और लोगों को बहुत लेट पता चलता है। तो हमारा उद्देश्य ये है कि इस चिकित्सा शिविर में सभी लोग आएँ और अपना स्वास्थ्य लाभ उठाएँ, और अगर किसी को कोई बीमारी या किसी को कोई उपचार की ज़रूरत है तो हम यहाँ पे जो भी हिमालयन हॉस्पिटल के विशेषज्ञ चिकित्सक हैं वो अपनी देखरेख में यहाँ पे उनका उपचार कराएंगे, और हम लोग यहाँ से निःशुल्क दवाइयाँ वो भी उपलब्ध करा रहे हैं, और जो निःशुल्क जांच होती है, जो डायग्नोस्टिक होता है, वो भी हम यहाँ पे चंदन डायग्नोस्टिक सेंटर है उनसे हमने। उत्तराखंड भाजपा का नया मुखिया कौन होगा? मौजूदा अध्यक्ष को ही क्या पार्टी का एक फिर से मुखिया बनाया जाएगा, या फिर पार्टी कोई और नया चेहरा लाएगी? ऐसे प्रश्नों से कुछ ही दिनों बाद पर्दा हट जाएगा। दिलचस्प बात कहें या प्रेशर कहें कि नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन को देखते हुए क्षेत्रीय और जातीय समीकरण भी साधना जरूरी है। समीकरण साधने के लिए क्या कवायद की जाएगी, रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को 1 जुलाई को अपना नया अध्यक्ष मिलने की उम्मीद है। बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को चुनाव कराने की जिम्मेदारी दी है और चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि गढ़वाल कुमाऊं के क्षेत्र संतुलन और जातीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए कई नामों पर विचार किया जा रहा है। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, बलवंत सिंह बोरियाल और विनोद चमोली और आदित्य कोठारी, खजान दास, ज्योति प्रसाद गैरोला, आशा नौटियाल और तृप्ति रावत भारद्वाज के नाम पर चर्चा हो रही है। खबर यह है कि नए मुखिया के लिए प्रदेश में 30 जून को नामांकन होगा और 1 जुलाई को परिणाम की घोषणा की जाएगी। उत्तराखंड के संगठन चुनाव के लिए, प्रदेश अध्यक्ष चुनाव के लिए हर्ष मल्होत्रा जी चुनाव अधिकारी हैं, और 1 तारीख तक विधिवत रूप से उत्तराखंड भाजपा के नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी जाएगी। मुझे लगता है कि हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी हैं अपने माननीय खजान दास जी, वो विधिवत रूप से चुनाव के कार्यक्रम घोषित करेंगे जिसके ध्यान से आप तक पहुंचेंगे। उत्तराखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा कहना मुश्किल है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि महेंद्र भट्ट को एक बार फिर से उत्तराखंड बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। माना जा रहा है कि प्रदेश में अगले महीने पंचायत चुनाव है और उसके बाद विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में पार्टी महेंद्र भट्ट पर एक बार फिर से अपना भरोसा जता सकती है। ऐसा इसलिए
क्योंकि महेंद्र भट्ट ने चुनावों से पहले न सिर्फ विपक्षी पार्टियों को कमजोर किया, बल्कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने कई चुनावों में जीत हासिल की है। बीजेपी के संविधान के अनुसार 50% से अधिक मंडल और जिला इकाइयों का गठन होने के बाद प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होता है। इस लिहाज से देखा जाए तो भाजपा 50% से ज्यादा मंडल इकाइयों का गठन कर चुकी है। ऐसा माना जाता है कि पार्टी के सत्ता में रहने पर मुख्यमंत्री अगर कुमाऊं से होता है तो प्रदेश अध्यक्ष गढ़वाल से चुना जाता है, तो वहीं ठाकुर और ब्राह्मण के समीकरण भी तय किए जाते हैं। लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव टलता जा रहा था, लेकिन अब 1 जुलाई को नया मुखिया मिलने की घोषणा हो चुकी है। देखिए, चुनाव की प्रक्रिया बहुत पहले से चल रही थी और अक्टूबर से चल रही थी, और अक्टूबर से लेकर के अब तक जो हमारा बूथ से लेकर के मंडल और जिला सब गठित हुआ है। और ये हमारा प्रदेश का चुनाव भी बहुत पहले हो जाना चाहिए था, किंतु पहलगांव घटना को लेकर के और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के ये चुनाव टला है और अब संगठन ने अनुमति दी है। और मुझे लगता है कि हम 1 तारीख तक आपको प्रदेश का अध्यक्ष नया दे देंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव पर कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने कहा कि ये बीजेपी का अंदरूनी मामला है, लेकिन पार्टी किस तरह से क्षेत्रीय संतुलन बनाती है ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता ने निकाय चुनाव से लेकर पंचायत चुनाव में देरी को लेकर बीजेपी पर सियासी हमला बोला। 24/7 एक्टिव रहने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार कोई भी काम उत्तराखंड में समय पर नहीं कर पा रही है। पहले निकायों में चुनाव समय पर नहीं हुए, प्रशासकों के सहारे साल भर तक निकाय चलाए गए। जब कई बार माननीय हाईकोर्ट की फटकार लगी, विपक्ष ने आंदोलन खड़ा किया, तब तो निकायों के चुनाव हुए और पंचायतों में भी 7 महीने तक प्रशासकों के सहारे सरकार ने अपनी मनमानी की। लेकिन जब हाईकोर्ट का डंडा घुमा, अब जाकर के जो है पंचायतों की चुनाव की तारीखें सामने आई हैं और संगठन के मामले में भी यही लेट लतीफ़ी जनता भारतीय जनता पार्टी में देख रही है। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव का कई बार दावा भाजपा ने किया, लेकिन अब जाकर के कह रहे हैं कि 1 जुलाई को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष सामने आएगा और उसमें भी जो है कौन अध्यक्ष बनेगा इसका कांग्रेस पार्टी को कोई मतलब नहीं है। ये भाजपा का अंदरूनी मामला है, लेकिन किस तरीके से क्षेत्रीय संतुलन भारतीय जनता पार्टी साधती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस सरकार से कोई भी काम समय पर होने की उम्मीद राज्य की जनता ने छोड़ दी है और भाजपा संगठन का भी यही हाल है। दावे बड़े बड़े होते हैं, लेकिन धरातल पर जो है वही लेट लतीफ़ी संगठन के मामले भी भारतीय जनता पार्टी में देखने में सामने आ रही है। उत्तराखंड बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा ये तो वक्त के साथ पता चलेगा, लेकिन इस वक्त सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज है। अगले महीने पंचायत चुनाव है, इसलिए विशेषकर चर्चाएं हो रही हैं। चुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों तैयारियों में जुटी हैं और वोटरों को साधने की कोशिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश से व्यवस्थाओं की पोल भी खुल गई है। हरिद्वार के भगवानपुर में अकबरपुर कालसो गांव में भारी जलभराव है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है और गांव के लोग सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। तस्वीरें हरिद्वार में रुड़की के भगवानपुर ब्लॉक स्थित अकबरपुर कालसो गांव की है, जहां सड़कों पर कीचड़, घरों में गंदा पानी और जहरीले सांपों ने सरकार की डिजिटल गांवों की पोल खोलकर रख दी है, जिससे नेताओं और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने को स्थानीय ग्रामीण मजबूर है। हमारे गांव में पानी की निकासी की कहीं कोई सुविधा नहीं है और मैंने अपने स्तर से डीएम सर के यहाँ पे, एसडीएम सर के यहाँ पे और लोक निर्माण विभाग रुड़की, मैंने सब जगह इसकी शिकायत दी हुई है और मैं इस कार्य के लिए अभी तक प्रयासरत हूँ। और कुछ हमारे यहाँ के नेता है जो इस कार्य को हमारा मतलब सहयोग नहीं कर रहे हैं कि ये काम हो। सड़कों पर भरे पानी की तस्वीर जनप्रतिनिधियों से ये सवाल पूछने को मजबूर हो चली है कि क्या यही है विकास जिसके लिए घर घर वोट मांगे जाते हैं, जिसका जवाब शायद किसी सरकार के नुमाइंदे या जनप्रतिनिधि के पास नहीं है। तभी तंग है हमारा, जाकर रोटी बनाने तब दुखी है। घर में गोड्डो गोड्डो पानी पड़ा, सांप भी आ रहे, बच्चों को भी काट रहे सांप, द्वाल पटांगा मार मार का फिर पानी में को लेकर भी जाया जा रहा, इतने दुखी हुए रे। प्रधान ने घर नहीं दिया आपको? ये बात नहीं कुछ भी दे रहा है ना जी,
चुनाव दोबारा आने वाले हैं, तुम्हें तो घर मिल जाना चाहिए था। बज गरीब एकदम कोई नहीं दे रहा, हमारे तो इंटा भी बेकार है। एक दिन तसरा लेकर हाथ भी टूट का गिर गई थी मैं पानी में और गोड्डे पे भी चोट लग रही। वहीं ग्रामीण महिलाओं ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि घरों में जहरीले सांप तक घुस जाते हैं और सड़कों पर गंदे पानी की वजह से बीमारियों ने घरों में डेरा डाल लिया है, जिसकी फरियाद कोई सुनने को तैयार नहीं है। देखिए, अकबरपुर कालसो गांव के निवासियों से मेरा निवेदन है कि वो बिल्कुल ये परिवार जो ये कहता है कि 50 साल से भगवानपुर राकेश परिवार का है, यानी कि उनका एक छत्र राज यहाँ है, तो वो झाड़ू लिए खड़े हैं। उनका स्वागत करने के लिए अच्छी बात है और मैं भी आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली है, मैं भी इस बात को पहुंचाऊंगा उचित स्थान पर। और चूंकि लगातार इसी परिवार का यहाँ की राजनीति में प्रमुख चाहे मुनेश रहे हो, लेकिन चलाई इन्होंने ही, चाहे दूसरे कोई प्रमुख रहे हो, चलाई इन्होंने ही है, क्योंकि ये नूरा कुश्ती दोनों देवर भाभी की थी। इसी के तहत जो है तीसरा आदमी यहाँ पर जो है सिर सब्ज नहीं हो पाया। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में, उपाध्यक्ष के नाते और दायित्वधारी के नाते मेरी 3 विधानसभाओं में यहाँ पे जिम्मेदारी लगाई गई है, भगवानपुर, झबरेड़ा, ठीक है, तो मैं इसमें काम करूँगा। कहने को तो राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है, लेकिन कुछ इलाकों में सरकार की योजनाएं धरातल पर नहीं उतरी हैं, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।